जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद रमज़ान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मोन अकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हम लोग फिजिक्स 10th का यूनिट नंबर 10 मोशन एंड वेव्स इसको स्टार्ट करने लगे हैं। इसका पहला लेक्चर है सिंपल हार्मोनिक मोशन के हवाले से। इस पूरे चैप्टर के अंदर हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिस्कस करेंगे और उसके साथ वेव्स किस तरह से प्रोड्यूस होती हैं, कौन कौन सी टाइप्स होती हैं वेव्स की और उनके असरात क्या होते हैं हमारी आम जिंदगी के ऊपर, और हम उन्हें कहाँ कहाँ जो है उनका यूज देख सकते हैं। ये सारा कुछ हमने इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करना है। तो इसका जो पहला लेक्चर है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन के हवाले से है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है, और हमने ये प्रूव करना है कि ब्लॉक स्प्रिंग सिस्टम जो हॉरिजॉन्टली जो है वो मूव करता है, उसकी जो मोशन है वो सिंपल हार्मोनिक है। तो इसके लिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन को। तो इसकी डेफिनेशन है टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी इन विच, किसी जिस्म की टू एंड फ्रो मोशन, बैक एंड फोर्थ मोशन, आगे पीछे हरकत, किसी खास नुक्ते के इर्द गिर्द आगे पीछे हरकत, इन विच जिसके अंदर एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एक्स, कि जिसमें एक्सेलरेशन जो है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो। एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन, और उस एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है वो हमेशा मेन पोजीशन की तरफ हो, तो ऐसी मोशन को हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। तो इसको मैथमेटिकली हम लोग लिखते हैं, ये जो कंडीशन हमने बताई है इसको फार्मूले की शक्ल में हम ऐसे लिखते हैं जी। मैथमेटिकली ए यानी एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। एक्स जो है ये डिस्प्लेसमेंट है उस बॉडी का मीन पोजीशन से, यानी वस्ती नुक्ते से, जहां से जिसके इर्द गिर्द बॉडी जो है वो मूव करता है। और नेगेटिव साइन यहाँ पे ये शो करेगा कि इस एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है ये हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होती है। तो किस तरह से हम इसको जो है ना देखते हैं, आइए जरा इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। तो इसके लिए हम लोग एक हॉरिजॉन्टल ब्लॉक स्प्रिंग सिस्टम जो है वो बनाएंगे और उसकी मोशन को हम डिस्कस करेंगे और ये प्रूव करेंगे कि इसकी जो मोशन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है। तो स्टूडेंट्स, इसके लिए हम फर्ज करते हैं कि हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर हमने एक ब्लॉक स्प्रिंग सिस्टम रखा हुआ है। ये फर्ज करें कोई फ्रिक्शन लेस हॉरिजॉन्टल सरफेस है। इसके ऊपर हमने यहाँ पे एक स्लिंकी स्प्रिंग के साथ या स्प्रिंग के साथ जो है एक ब्लॉक को बांधा हुआ है। इस ब्लॉक का जो मैस है ये फर्ज कीजिए m है। ये ब्लॉक, इसका मैस जो है वो m, और इस वक्त ये अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन या मेन पोजीशन O के ऊपर मौजूद है। अच्छा, उसके बाद हम फर्ज करते हैं कि इसको हम यहां से ड्रैग करेंगे, इसके ऊपर हम एक एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे और इसको हम यहां से ड्रैग करके किसी और पोजीशन तक लेके जाएंगे। तो इसको हम फिगर में ऐसे बनाते हैं कि हमने इसके ऊपर जो है फोर्स लगाई और स्प्रिंग जो है वो स्ट्रेच हो गया। अब ये स्ट्रेच पोजीशन के अंदर आप इसे देख सकते हैं। तो ये ब्लॉक को हम लोग स्ट्रेच करके फर्ज करें यहां तक जो है वो लेके आ गए। ये वही ब्लॉक, और अब ये हम इसको पॉइंट ए तक जो है हम यहां से ड्रैग करके ले आए हैं, और इसने अपनी जो मेन पोजीशन थी, ये जो पोजीशन थी, इससे ये जो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया है ये फर्ज करें x है। तो इस ब्लॉक के ऊपर जो हमने फोर्स लगाई थी उस फोर्स को हम हुक्स के कानून के मुताबिक, हुक्स लॉ के मुताबिक लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू kx, और यहाँ पे k जो है वो स्प्रिंग कांस्टेंट है इस स्प्रिंग का, k इज अ स्प्रिंग कांस्टेंट। अच्छा, अब हम लोग ब्लॉक को जो है ना इस पॉइंट ए के ऊपर लेके आ गए। अब जब हम इसको यहां से रिलीज करेंगे, यानी ये वाली फोर्स हम रिमूव कर देंगे, तो फिर ये क्या करेगा, बैकवर्ड अपनी मेन पोजीशन की तरफ जो है ये हरकत करेगा। जब ये हरकत कर रहा है तो साफ जाहिर है इसके ऊपर कोई फोर्स एक्ट कर रही है, और वो फोर्स है रिस्टोरिंग फोर्स। उस फोर्स को हम कहते हैं रिस्टोरिंग फोर्स, एंड दैट इज इक्वल टू Fr इज इक्वल टू माइनस kx। ये जो रिस्टोरिंग फोर्स है ये इस अप्लाइड फोर्स के बराबर है मैग्नीट्यूड में,
सिर्फ डायरेक्शन में अपोजिट है, डायरेक्शन इसकी जो है वो उसके अपोजिट है। तो स्टूडेंट्स अब ये जो रिस्टोरिंग फोर्स है इसको हम लोग डिफाइन भी कर सकते हैं कि ये एक ऐसी फोर्स है जो किसी भी जिस्म को अपने मेन पोजीशन की तरफ लाती है, ऐसी फोर्स को हम रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। तो इसको हम सेपरेटली डिफाइन भी कर लेंगे। बहरहाल अब ये बॉडी जो है इस फोर्स की वजह से जो मूव करेगा ब्लॉक अपने मेन पोजीशन ओ की तरफ, और यहाँ पे ये पहुंचेगा ओ पॉइंट के ऊपर, और फिर इस स्प्रिंग को कंप्रेस करता हुआ यहाँ पे रुकेगा नहीं क्या अपने इनर्शिया की वजह से, यहाँ पे रुकने की बजाय ये पॉइंट ओ को क्रॉस करता हुआ और स्प्रिंग को कंप्रेस करता हुआ फर्दर एक पॉइंट बी तक आएगा। तो इसको भी आप देख सकते हैं यहाँ पे कि फर्ज करें ये आप इसको स्प्रिंग को कंप्रेस करता हुआ फर्दर जो है इस पॉइंट बी तक आता है। ये हम फर्ज कर लेते हैं कि पॉइंट बी है, यहां तक ये स्प्रिंग सॉरी ये जो ब्लॉक है ये आ गया हुआ है इस नुक्ता बी तक। तो स्टूडेंट्स अब हम देख सकते हैं कि ये अपनी मेन पोजीशन ओ के इर्द गिर्द इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान मूव करना शुरू कर देगा। जी, तो हम लोग बात कर रहे थे कि ये जो ब्लॉक है इस स्प्रिंग को कंप्रेस करता हुआ फर्दर एक पॉइंट बी तक आएगा, ठीक है, और उसके बाद ये यहाँ पे रुकेगा और रुकने के बाद दोबारा ओ की तरफ जाएगा, फिर ए पर जाएगा, और इस तरह से ये अपनी इस मेन पोजीशन ओ के इर्द गिर्द इस तरह से ऑसिलेट करना शुरू कर देगा या वाइब्रेट करना शुरू कर देगा। तो अब हमने ये प्रूव करना है कि इसकी जो मोशन है ये वाली ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है, और उसको प्रूव करने के लिए हमें ये कंडीशन लेके आनी है। तो आइए अब हम इसको मैथमेटिकल थोड़ा सा मैथमेटिकली इसको देखते हैं। तो हम जानते हैं, हम यहां से कह सकते हैं कि बाय हुक्स लॉ, हुक के कानून के मुताबिक जो इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स हमने लगाई थी इसको हम लिखेंगे दैट इज इक्वल टू के एक्स। अब जब हम इसको ब्लॉक को यहां से रिलीज करेंगे तो ये रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से मूव करेगा, एंड रिस्टोरिंग फोर्स जो इसके ऊपर एक्ट कर रही है जिस वजह से ये वापस अपनी मेन पोजीशन की तरफ आता है उसे हम लिखते हैं एफ इक्वल्स माइनस के एक्स के इक्वल। इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। इसी तरह से अब देखिए जब ये बॉडी ए से ओ की तरफ आ रहा है तो इसकी स्पीड जो है वो बढ़ना शुरू हो गई हुई है। तो जब इसकी स्पीड बढ़ेगी तो इसका मतलब ये है कि स्पीड चेंज हो रही है या वेलोसिटी इसकी चेंज हो रही है, तो इसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो स्टूडेंट्स उस एक्सेलरेशन को हम लोग न्यूटन के दूसरे कानून के मुताबिक लिखा करते हैं। तो आप लिखेंगे बाय न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन के दूसरे कानून के मुताबिक इस ब्लॉक के अंदर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा उसको हम लिख सकते हैं F इक्वल्स ma। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब उसके बाद हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करते हैं। तो आप लिखेंगे कि कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, कंपेयरिंग 1 एंड 2, इन दोनों इक्वेशंस का हम मवाजना करते हैं। तो हम लिख सकते हैं ma दैट इज इक्वल टू माइनस के एक्स। ठीक है जी। तो अब यहां से आपने इस a को जो है वो एक तरफ रखना है और m को जाके दूसरी तरफ डिवाइड कर दें, तो ऐसे लिखा जा सकता है k ओवर m इंटू एक्स। अब k यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट क्वांटिटी है, m से मुराद इस ब्लॉक का मास है, ये भी एक कांस्टेंट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पूरी टर्म है हमारे पास ये वाली k ओवर m, ये पूरा का पूरा एक कांस्टेंट है। तो लिहाजा आप इसको ऐसे लिख सकते हो a इज इक्वल टू माइनस कांस्टेंट इनटू x। ओके, अब हम जानते हैं कि जब भी किसी इक्वेशन के अंदर कांस्टेंट हम रिमूव करेंगे
तो वहां पे प्रोपोर्शनैलिटी जो है वो आ जाएगी। तो लिहाजा अब यहां से हम कांस्टेंट को, इक्वालिटी को खत्म करते हैं और कांस्टेंट को भी रिमूव करते हैं। तो हम लिख सकते हैं a इज प्रोपोर्शनल टू -x। तो स्टूडेंट्स इस इक्वेशन को अगर आप देखें तो ये शो कर रही है कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। ये देखिए x, ये डिस्प्लेसमेंट था मीन पोजीशन से, और ये नेगेटिव साइन इस बात को शो करता है कि इस एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है वो मीन पोजीशन की तरफ रहती है। अब इससे साबित हुआ कि ये जो मोशन है ब्लॉक स्प्रिंग सिस्टम की, ये जो हॉरिजॉन्टल ब्लॉक स्प्रिंग सिस्टम है, इसकी जो मोशन है वो सिंपल हार्मोनिक है। तो इसको आप लिख सकते हैं, दिस शोज दैट मोशन ऑफ horizontal block spring system is simple harmonic motion, कि ये वाली जो मोशन है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज हमें थोड़ी सी क्लियर करनी है कि ये जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है वो किस तरह से मीन पोजीशन की तरफ हमेशा रहती है। इस पॉइंट को जरा क्लियर करते हैं हम लोग। तो स्टूडेंट्स इसके लिए जरा देखिएगा कि हम लोग इस ब्लॉक को एक्सटर्नल फोर्स लगा के पॉइंट ए तक लाते हैं। जब हम इसे लाके यहां से रिलीज करते हैं, छोड़ते हैं, तो जब ये यहाँ पे मौजूद था इनिशियली तो इसकी वेलोसिटी 0 थी, या इसकी स्पीड जो है वो 0 थी। अब यहां से जब हम इसे छोड़ेंगे तो इसकी वेलोसिटी जो है वो बढ़ना शुरू कर देगी, और हम जानते हैं कि अगर वेलोसिटी बढ़ रही हो तो एक्सेलरेशन जो है वो पॉजिटिव होता है। ये हम पिछली क्लासेस के अंदर पढ़ाए हुए हैं। तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, और पॉजिटिव एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन ऑफ मोशन के अंदर होती है, यानी जिस तरफ बॉडी जा रहा है उसकी डायरेक्शन हम उसी तरफ लिया करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब ब्लॉक ए से ओ की तरफ जा रहा है तो इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, एक्सेलरेशन इसका पॉजिटिव है, उसकी डायरेक्शन ओ की तरफ है, यानी मोशन की तरफ है। फिर जब आप देखते हैं कि ये ओ से आगे चलता है पॉइंट बी की तरफ, तो ये स्प्रिंग को कंप्रेस करता है अगेंस्ट दिस रेस्टोरिंग फोर्स जो है ना, ये मूव करता है, क्योंकि रेस्टोरिंग फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर होगी, क्योंकि वो इसे मेन पोजीशन की तरफ लाना चाहेगी, और बॉडी जो है वो उसके अगेंस्ट चल रहा होता है, तो इसकी वेलोसिटी कम होना शुरू कर देती है। तो जब इसकी वेलोसिटी कम होती है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है, और नेगेटिव एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है वो मोशन के अगेंस्ट होती है। तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन फिर जो है ओ की तरफ होगी। इसी तरह से जब ये पॉइंट बी के ऊपर रोका हुआ है, रोक गया, और उसके बाद ये वापस ओ की तरफ जाएगा तो इसकी वेलोसिटी बढ़ना शुरू हो जाएगी। जब वेलोसिटी बढ़ेगी तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, और पॉजिटिव एक्सेलरेशन की डायरेक्शन मोशन की सिमत में, यानी ओ की सिमत के अंदर, ओ की डायरेक्शन के अंदर होगी। इसी तरह से जब ये ओ से दोबारा ए की तरफ जाएगा स्टूडेंट्स, तो अब इसकी दोबारा जो है वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज होना शुरू कर देगी, एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, और उसकी डायरेक्शन अपोजिट टू द मोशन होगी, यानी वापस ओ की तरफ होगी। तो अब देखिए ये चार चीजें हमने डिस्कस की हैं। तो हर एक केस के अंदर इसकी जो डायरेक्शन है एक्सेलरेशन की वो हमेशा मीन पोजीशन की तरफ है, वस्ती नुक्ते की तरफ है। तो लिहाजा यहां से हम लोग कह सकते हैं कि ये जो मोशन है हॉरिजॉन्टल ब्लॉक स्प्रिंग सिस्टम की, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है। अब फर्दर हम इसके साथ अटैच कुछ टर्म्स हैं उनको भी देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले नंबर पे है जी इसका एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है? तो स्टूडेंट्स एम्पलीट्यूड से मुराद है कि मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन के दरमियान जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है इसको हम एम्पलीट्यूड कहा करते हैं। तो एम्पलीट्यूड और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान फर्क क्या है कि डिस्प्लेसमेंट से मुराद है मीन पोजीशन से किसी पॉइंट तक का जो फासला है, या उसकी लंबाई कह लें, लेंथ कह लें, और एम्पलीट्यूड से मुराद है मीन पोजीशन से मैक्सिमम जो डिस्प्लेसमेंट है वो एम्पलीट्यूड कहलाता है। ओके, अच्छा, अब एक और चीज भी यहां पे हम देखेंगे कि ये बॉडी जब इसका जो टाइम पीरियड है उससे क्या मुराद है, उसको भी हम लोग जरा देखेंगे। जी, तो स्टूडेंट्स अब हम इस के टाइम पीरियड को जो है वो डिफाइन करते हैं। टाइम पीरियड से मुराद होता है कि बॉडी का एक कंप्लीट राउंड ट्रिप
करने का जो टाइम है या उसको जो टाइम लगता है उसे कहते हैं टाइम पीरियड। इसको मैं दोबारा कहता हूं कि टाइम टेकन बाय द बॉडी टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन, टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। इस टाइम पीरियड को हम टी से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका जो फॉर्मूला है टाइम पीरियड के लिए इसे आप लिख सकते हैं जी, टाइम पीरियड, इसको हम टी से, कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका जो फॉर्मूला है वो आता है टी इक्वल्स टू पाई एम ओवर के अकॉर्डिंग टू कैलकुलेशंस। इसका ये रिलेशन आता है आपके पास। एम से मुराद है मैस ऑफ ब्लॉक और के से मुराद है स्प्रिंग कांस्टेंट। तो स्टूडेंट्स इसका जो यूनिट है टाइम पीरियड का वो सेकंड्स में होगा, ठीक है। तो यहां से आप ये बता सकते हैं, और उसके अलावा एक और बात भी आप यहां से कह सकते हैं कि देखिए यहाँ पे 2 पाई जो है वो कांस्टेंट है, तो इस टाइम पीरियड को ऐसे भी लिखा जा सकता है कांस्टेंट, यानी 2 पाई को मैंने कांस्टेंट रिप्लेस कर दिया, और इसको एम रूट स्क्वायर अलहदा और बटे में के रूट स्क्वायर जो है ये हम अलहदा इस तरह से लिख सकते हैं। अब हम जानते हैं कि जब आप कांस्टेंट रिमूव करें तो यहाँ प्रोपोर्शनैलिटी लगा देते हैं, तो आप लिख सकते हैं कि दिस टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम रूट स्क्वायर, and similarly this time period is inversely proportional to root square k, यानी स्प्रिंग कांस्टेंट के ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम पीरियड, और मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये बॉडी जो है, ये ब्लॉक जो है, जब हम इसका मास चेंज करेंगे, इसका मास हम डबल कर दें मिसाल के तौर पर, या इसका मास इंक्रीज करेंगे तो इसका टाइम पीरियड इंक्रीज हो जाएगा, और अगर हम इसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट है इसको चेंज करेंगे तो फिर इससे जो है इसका स्प्रिंग कांस्टेंट अगर इंक्रीज करेंगे तो ये इनवर्स रिलेशन में है एक दूसरे के, इसका मतलब ये डिक्रीज होगा टाइम पीरियड, और अगर स्प्रिंग कांस्टेंट हम इसको रिड्यूस करेंगे, कम करेंगे, तो टाइम पीरियड ज्यादा होगा। और दूसरी एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो स्प्रिंग कांस्टेंट है ये क्या चीज है। स्प्रिंग कांस्टेंट स्टूडेंट्स हम लोग इसके बारे में जानते हैं कि ये बेसिकली इस स्प्रिंग की स्टिफनेस के बारे में बताता है कि ये जो स्प्रिंग है ये कितना हार्ड है, यानी अगर किसी स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट ज्यादा होगा तो इसका मतलब वो सख्त है, उसको खींचने में जरा ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा, और अगर किसी स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट कम है तो उसको जो है वो हमें स्ट्रेच करने में थोड़ा जोर लगाना पड़ेगा, यानी थोड़ी फोर्स के साथ हम उसे एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ये है इसका टाइम पीरियड जी। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फ्रीक्वेंसी को, कि इसकी फ्रीक्वेंसी से क्या मुराद है। फ्रीक्वेंसी से मुराद है स्टूडेंट्स कि ये जो ब्लॉक स्प्रिंग सिस्टम है ये अपनी मेन पोजीशन के इर्द गिर्द 1 सेकंड में कितनी ऑसिलेशंस कंप्लीट करता है, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकंड। इसको हम शॉर्ट में ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस या वाइब्रेशंस आप कह सकते हैं, ऑसिलेशंस पर सेकंड, यानी 1 सेकंड में जो है वो जितने चक्कर मुकम्मल करता है उसे हम कहते हैं इसकी फ्रीक्वेंसी। मैथमेटिकली इस फ्रीक्वेंसी को आप f से जाहिर करते हैं, f से आप इसे जाहिर करेंगे, और ये टाइम पीरियड का उलट होती है, रिवर्स इनवर्स होती है। और स्टूडेंट्स यहाँ पे ये बात ध्यान में रखिए कि ये हम लीनियर फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हुए हैं। तो अब हम चूंकि जानते हैं कि जो टाइम पीरियड है उसकी वैल्यू हमारे पास है 2 पाई एम ओवर के, तो लिहाजा हमने यहाँ पे t की जगह पे ये वैल्यू रिप्लेस कर दी हुई है। तो इसको फर्दर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, f इक्वल्स 1 ओवर 2 पाई के ओवर एम रूट स्क्वायर। तो इसका जो यूनिट है स्टूडेंट्स, यूनिट वो हम पर सेकंड भी लिख सकते हैं यहाँ से, क्योंकि 1 ओवर t है, टाइम का यूनिट सेकंड होता है, तो इसको हम पर सेकंड पढ़ते हैं। और इसको जो है हर्ट्ज का नाम भी दिया जाता है, अगेंस्ट द नेम ऑफ हेनरिच हर्ट्ज। ये एक साइंटिस्ट थे, उनके नाम के अगेंस्ट जो है इसका नाम हर्ट्ज भी जो है वो दिया जाता है। तो स्टूडेंट्स ये है हमारे पास जो ब्लॉक स्प्रिंग सिस्टम, हॉरिजॉन्टल ब्लॉक स्प्रिंग सिस्टम, इसकी मोशन को हमने देखा, और इसमें हमने इसको प्रूव किया कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब हम इसके साथ अटैच कुछ और टर्म्स और कुछ और फैक्ट्स को जो है वो देखेंगे।
इसमें पहले तो कुछ टर्म्स हैं जिनको हम डिफाइन करना चाहते हैं। सबसे पहले नंबर पे है एम्पलीट्यूड। इसको एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन भी कहते हैं, या एम्पलीट्यूड भी आप सिंपली कह सकते हैं कि एम्पलीट्यूड से क्या मुराद है। तो इसको हम कहते हैं मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट बिटवीन मीन एंड एक्सट्रीम पोजीशन। मीन एंड एक्सट्रीम पोजीशन के मीन पोजीशन यानी ये जो वस्ती नुक्ता था, ये जो इक्विलिब्रियम पोजीशन थी, इसके और किसी भी एक्सट्रीम पोजीशन के दरमियान जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है उसका नाम है एम्पलीट्यूड। एक्सट्रीम पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। उसके बाद स्टूडेंट्स इसका जो है टाइम पीरियड, उसको हम लोग डिफाइन करेंगे कि टाइम पीरियड से क्या मुराद है। तो इसकी बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है कि जब ये ब्लॉक को हम रिलीज करते हैं और ये इन दो एक्सट्रीम पोजीशंस के दरमियान अपनी मेन पोजीशन के इर्द गिर्द इस तरह से ऑसिलेट करता है, तो इसे अपनी मेन पोजीशन के इर्द गिर्द एक चक्कर मुकम्मल करने के लिए, एक वाइब्रेशन, एक ऑसिलेशन मुकम्मल करने के लिए जो टाइम लगता है स्टूडेंट्स, उसको हम लोग कहते हैं टाइम पीरियड। तो इसको हम ऐसे कह सकते हैं, टाइम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, वन वाइब्रेशन, एक वन ऑसिलेशन अराउंड या अबाउट मीन पोजीशन के मीन पोजीशन के इर्द गिर्द एक चक्कर मुकम्मल करने के लिए, एक ऑसिलेशन मुकम्मल करने के लिए जो टाइम लगता है उसे टाइम पीरियड कहते हैं। इसको हम मैथमेटिकली फार्मूले के थ्रू ऐसे लिखते हैं जी, टी से, और यहाँ पे जो इसका फार्मूला बन के आता है टी इज इक्वल टू 2 पाई m/k रूट स्क्वायर। ये स्टूडेंट्स इसकी भी एक कैलकुलेशन है कि ये फार्मूला जो है वो किस तरह से आता है। बहरहाल फिलहाल आप यहाँ पे इसको ऐसे ही देखिए। तो इसका जो यूनिट है टाइम पीरियड का वो सेकंड्स में आएगा, क्योंकि टाइम है, टाइम का यूनिट सेकंड होता है, तो लिहाजा इसका भी सेकंड में आएगा। उसके बाद है स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंसी, कि इस ब्लॉक सफरिंग सिस्टम की फ्रीक्वेंसी से क्या मुराद है, इसको हम लोग डिफाइन करेंगे। तो फ्रीक्वेंसी को हम कहते हैं नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकंड। फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस या वाइब्रेशंस पर सेकंड, एक सेकंड में मुकम्मल करदा ऑसिलेशंस। यानी ये जो ब्लॉक है ये मेन पोजीशन के इर्द-गिर्द इस तरह से जब ऑसिलेट करता है तो एक सेकंड में ये कितने चक्कर लगाता है, इसको हम कहते हैं इसकी फ्रीक्वेंसी। और इसका जो फार्मूला है उसे आप F = 1/T से लिखते हैं। T जो है वो टाइम पीरियड है। तो स्टूडेंट्स यहाँ से आप देख सकते हैं कि टाइम पीरियड की जो वैल्यू थी वो है 2 पाई m/k रूट स्क्वायर। तो यहाँ से फर्दर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 पाई k/m रूट स्क्वायर, ऐसे भी इसको लिखा जा सकता है। और इसका जो यूनिट है, इस फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट है, मैं यहाँ पे जरा इसको मेंशन कर देता हूँ। ये देखें 1/टाइम है, यानी 1/सेकंड, 1/सेकंड ऐसे लिखा जाता है, या इसको आप ऐसे पर सेकंड यूं लिखते हैं। और इसी को जो है हम हर्ट्ज भी कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।